गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्यचर्या अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम संपादन में शिक्षक की भूमिका व बाह्य अभिकरण। हमने पूर्व की कक्षा में देखा था कि एक शिक्षक किस प्रकार पाठ्यक्रम संपादन में अपनी भूमिका निभाता है। साथ साथ हमने देखा कि उसके साथ जो उसके जुड़े जो अभिकरण होते हैं उनकी क्या भूमिका रही है। उसमें हमने देखा कि परिवार की भूमिका, समाज की भूमिका, समाचार पत्रों की भूमिका, धार्मिक संस्थाओं की भूमिका किस प्रकार होती है, प्रौद्योगिक संगठन की भूमिका किस प्रकार होती है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। क्योंकि हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम संपादन में एक शिक्षक तो अपनी भूमिका निभाता है, परंतु उसके साथ जो अभिकरण होते हैं वह भी अपनी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हम उनके माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य करवाते हैं। चाहे हम देखें प्रौद्योगिक संगठन के अंतर्गत हम छात्रों को VCR, दूरदर्शन, कंप्यूटर के माध्यम से अध्यापन कार्य करवाते हैं। हम कैसेट के थ्रू छात्रों को अध्ययन करवा सकते हैं। धार्मिक संस्थाएं जो होती हैं वो धर्म से रिलेटेड जो बातें होती है उससे छात्रों को अध्ययन करवाती हैं। सांस्कृतिक संगठन भी अपनी भूमिका निभाते हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था, परंतु आज हम उसके आगे के पॉइंटों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट है समाचार पत्रों की भूमिका। समाचार पत्रों की भूमिका। कि समाचार पत्रों की भूमिका क्या है पाठ्यक्रम संपादन में, तो हम देखते हैं समाचार पत्रों में भी विविध पाठ्यक्रम संबंधी समस्याओं के समाधान को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हम देखें तो जो समाचार पत्र होते हैं वह पाठ्यक्रम संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी त्रुटियां उसमें आती हैं, उनका समाधान को निकाला जाता है, कि समाधान को प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि पाठ्यक्रम के अंतर्गत देखते हैं कि कई प्रकार की समस्या हमारे सामने आ जाती हैं। कई बार शब्द होते हैं उसकी टाइपिंग सही नहीं होती है, किसी का कोई शब्द सही से छपे नहीं होते हैं, किसका अर्थ दूसरा निकलता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान समाचार पत्रों के माध्यम से निकाला जाता है। फिर आगे हम देखें शिक्षक द्वारा पाठ्यक्रम को उद्देश्यपूर्ण बनाया जाता है। जो शिक्षक होता है वह शिक्षक द्वारा जो पाठ्यक्रम को उद्देश्यपूर्ण बनाया जाता है, ये शिक्षक को पता होता है कि जब वह अध्यापन कार्य करवा रहा है तो उसका उद्देश्य उसके पीछे क्या होना चाहिए। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह छात्र को ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। फिर आगे हम देखें इसके अंतर्गत हम देखें तो समाचार पत्रों में समस्याएं तो प्रस्तुत कर देते हैं, उसका समाधान हम निकाल लेते हैं, परंतु जो शिक्षक होता है वह पाठ्यक्रम को उद्देश्य
भूमिका, इसमें शैक्षिक पत्रिकाएं भी पाठ्यक्रम व शिक्षक के अंतर्गत वह भूमिका निभाती, क्योंकि कुछ कुछ शैक्षिक पत्रिकाएं हैं उनका भी योगदान पाठ्यक्रम संपादन में होता ही है। तो हम देखें ये शैक्षिक पत्रिकाएं हैं, शैक्षिक पत्रिकाओं में भी पाठ्यक्रम शिक्षक संबंधी भूमिकाओं का प्रकाशन होता है। इसके अंतर्गत हम देखें जो शैक्षिक पत्रिकाएं हैं उनका भी पाठ्यक्रम एक शिक्षक संबंधित भूमिकाओं का प्रकाशन होता है, कि जो शिक्षक जो कार्य करते हैं उनका भी वर्णन पत्रिकाओं में किया जाता है, उनकी जो गतिविधियां संचालित करते हैं शिक्षक उसका भी वर्णन पत्रिकाओं के माध्यम से किया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखें पाठ्यक्रम संबंधी समस्याओं का प्रकाशन भी पत्रिकाओं में किया जाता है। तो पाठ्यक्रम संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्या को पत्रिकाओं में छपाया जाता है, और साथ साथ जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं जो हम छात्रों को स्कूल और कॉलेजों में करवाते हैं वह अपने दायित्वों को भी समझ पाती है। इसके साथ साथ हम देखें तो शिक्षक भी के अंतर्गत भी इसके अंतर्गत सुझाव आता है कि जो भी हम छात्रों को गतिविधि करवाएंगे तो उनको पत्रिकाओं में छापेंगे, जिससे अगर उन गतिविधियों में कोई परेशानी आती है, कोई समस्याएं होती हैं तो उसमें भी शिक्षक द्वारा सुझाव किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थानों की भूमिका। पाठ्यक्रम संपादन में हम देखें तो पुरस्कार प्रदान करने वाली जो संस्थाएं होती हैं उसकी क्या भूमिका होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि विविध प्रकार की पुरस्कार प्रदान
करने वाली संस्थाओं द्वारा भी शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट पाठ्यक्रम संपादन के दायित्वों का निर्वहन। आगे हम देखें तो जो विविध प्रकार की पुरस्कार प्रदान करने वाली जो संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा भी शिक्षकों को उत्कृष्ट पाठ्यक्रम संपादन में ये दायित्व को निर्वहन हेतु को पुरस्कार किए जाते हैं, क्योंकि जो संस्थाएं होती हैं जो पुरस्कार प्रदान करती हैं वे शिक्षकों को उनके कार्यों के प्रति जो जो कार्य शिक्षक करते हैं उनके लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जब ये पुरस्कार शिक्षक को प्रदान किए जाते हैं तो जो शिक्षक होता है वह स्वयं को आत्मगौरवित मानता है, आत्मगौरव का वो अनुभव करता है, क्योंकि जब उसे पुरस्कार दिए जाएंगे उससे उसके अच्छे कार्य के लिए तो उसमें एक अलग प्रकार कॉन्फिडेंट आता है और उनको देख के जो दूसरे विद्यालयों के या कॉलेज के जो अध्यापक होते हैं वे भी उन शिष्यों की तरह कार्य करने के लिए उत्साहित होते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि हम भी इस प्रकार का जब कार्य करेंगे तो हमें भी पुरस्कार दिया जाएगा, हमें भी सम्मान मिलेगा। तो वह उनको देखकर उनके जैसा आचरण करने की या सीखने की कोशिश करते हैं। जिसमें हम देखें तो पुरस्कार प्रदान करने संस्थाओं के साथ साथ जो शिक्षक होता है वह भी अपनी भूमिका निभाता ही है। तो हम आगे देखें कि शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करके आत्मगौरव होते हैं। शिक्षक को जब पुरस्कार दिया जाएगा तो शिक्षक क्या करेगा, अपने में स्वयं में आत्मगौरवित अपने आप को समझता है। जिसके साथ साथ जो अन्य शिक्षक होते हैं, अन्य शिक्षक उनका करने के लिए प्रेरित होते हैं। क्योंकि जब एक शिक्षक को सम्मान मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा तो अन्य शिक्षक भी उनको देखकर उनके जैसे कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। जिसके अंदर हम देखते हैं तो देखते हैं कि पाठ्य संबंधित जो दायित्व होते हैं उनको पूर्ण करने के लिए जो ये पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थाएं होती हैं उनका भी योगदान पाठ्यक्रम संपादन में होता है। तो ये था पुरस्कार प्रदान करने वाली
ये स्वयंसेवी संस्थाएं शिक्षकों को बताती है। जब ये स्वयंसेवी संस्थाएं अपने अनुभव को शिक्षक को बताएगी तो शिक्षक क्या करता है? शिक्षकों को पाठ्यक्रम संपादन व निर्वहन संबंध विधि उपायों को बताते हैं। तो शिक्षकों को पाठ्यक्रम संपादन में निर्वहन संबंधी विविध जो उपाय है वह स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, पाठ्य का समय समस्याएं हो रही हैं उनके अंतर्गत जब हम जो पाठ्यक्रम मतलब संपादन कर रहे हैं तो उनके लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो वह स्वयंसेवी संस्थाएं क्या होती है, शिक्षक को अपने अनुभव को बताती है। और साथ साथ जो शिक्षक होता है, शिक्षक और स्वयंसेवी संस्थाएं ये दोनों क्या करती है, आपस में विचार विमर्श करती है। क्योंकि जब ये आपस में शिक्षक और स्वयंसेवी संस्थाएं विचार विमर्श करेंगे, अपने विचारों को आदान प्रदान करेंगे, तभी उनके द्वारा जो विचार होते हैं उनको वह जान पाते हैं और उसका समाधान दोनों मिलकर निकालते हैं। तो ये था स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शोध संस्थानों की भूमिका। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो शोध संस्थाएं हैं उनकी क्या भूमिका रही है पाठ्यक्रम संपादन में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें विविध प्रकार के जो शोध कार्य होते हैं वह किए जाते हैं। क्योंकि हम किसी भी चीज का ये शोध करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उसमें क्या चीज ऐड करनी है। तो इसके अंदर हम देखें कि शोध कार्य से शोध कार्यों से शोध कार्यों की आधार पर ही निश्चित किया जाता है।
प्राथमिक पर छात्रों को के लिए पाठ्यक्रम में खेल कहानी कविता कविताओं जैसी गतिविधियों का समावेश किया जाता है कि शोध कार्य के आधार पर ही निश्चित किया गया है कि जब इसके अंतर्गत शोध कार्य किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है, तभी पता चला है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम देखें तो प्राथमिक स्तर से छात्रों को खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से जो पढ़ाना चाहिए। हमें गतिविधियाँ इस प्रकार करनी चाहिए कि छात्र कहानी, खेल, कविता के माध्यम से अपने जो स्टडी है उसको वह कर सके। तो हमें इसमें देखकर हमने शोध के आधार पर पता किया कि छात्र पाठ्य पुस्तक की अपेक्षा इनके माध्यम से अधिक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि बनी रहती है, क्योंकि जब हम छात्रों को खेल, कहानी, कविता के माध्यम से अध्ययन करवाते हैं तो क्या होता है कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें रुचि बनी रहती है और छात्र जो होते हैं वो इंटरेस्ट से इस चीज को करने की कोशिश करते हैं, जिसके द्वारा उनका शिक्षण कार्य भी आसानी से हो जाता है। तो इसके आधार पर हम कहें तो पाठ्यक्रम संपादन में जो शोध संस्थाएं होती हैं उनकी भी भूमिका इसके अंतर्गत होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नवाचारों की भूमिका। अब नवाचारों की भूमिका पाठ्यक्रम संपादन में क्या है? सबसे पहले हम देखें तो नवाचारों की भूमिका ये होती है कि जब हम पाठ्यक्रम संबंधित छात्रों को किसी भी ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं तो हम इसके अंतर्गत शिक्षण कौशल, दल कौशल, शिक्षण तकनीकी का प्रयोग करते हैं, जिसमें जो छात्र है उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, क्योंकि हम छात्रों को जो शिक्षण विधियां होती है उनके माध्यम से भी ज्ञान की प्राप्ति करवा सकते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें रुचि बनी रहती है। तो इस प्रकार हम कहें तो पाठ्यक्रम संपादन में जो नवाचार है उसकी भूमिका भी होती है। जो ये बाह्य अभिकरण है ये सब शिक्षक के साथ मिलकर अपने पाठ्यक्रम का संपादन करते हैं। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है पाठ्यक्रम
भारी अभिकरणों की भूमिका